हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे पर। दोस्तों, कल हमने आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में चर्चा की थी, उनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कल पुर्तगालियों के बारे में जाना था। आज हम डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बारे में चर्चा करेंगे तथा उनके विषय में जानेंगे। तो इसी क्रम में चलिए स्टार्ट करते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए और भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन था, जो कि 1596 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली थी। कहाँ पे खोली थी? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी। उसके बाद वेदरा का युद्ध हुआ, जो कि 1759 ईस्वी में हुआ। ये अंग्रेज़ों और डचों के मध्य इस युद्ध में क्या हुआ? भारत से इनका डचों का पतन हो गया। मतलब कि वेदरा का युद्ध जो कि 1758 ईस्वी में हुआ था, इस युद्ध में डचों की हार हुई, जिसकी वजह से उन्हें अब लग गया कि उनका भारत से अब सुफड़ा साफ होने वाला है। तो इस तरह से डच भारत से चले गए। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज का आधिपत्य आ गया भारत में। उस दौरान कैप्टन हॉकिंस, जो कि जेम्स प्रथम के द्वारा इसे भेजा गया था, जो कि 1605 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। ये जहांगीर के दरबार में आया था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए सहमति दे दी थी कि आप जाके इंडिया में व्यापार कर सकते हैं। उस समय भारत पर मुगल वंश का शासन था और गद्दी पर अकबर बैठे हुए थे। अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी, लेकिन ये सक्सेस हुआ जाके 1613 ईस्वी में। कुछ अड़चनें आ गई, जिसकी वजह से 1608 में ये काम शुरू हुआ, लेकिन वो बीच में बंद हो गया। लेकिन लास्ट में 1613 ईस्वी में ये पूरी तरह से बन गया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने फिर 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी खोली थी। इसी क्रम में 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। किसे भेजा था? सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा था। ये याद रखिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न आते हैं। फिर 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान दिया। इस फरमान के अंतर्गत उन्हें कुछ कर देकर बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने के लिए आज्ञा दे दी गई कि आप कुछ सालाना कर दे सकते हैं, देकर बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार अपना कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान किसने दिया था? तो ये वो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा का सुल्तान था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन की राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ, जिसका असर ये हुआ कि पुर्तगाल ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज के रूप में दिया। यानी कि 1661 ईस्वी में जो ब्रिटेन की राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ, इसका असर यहाँ इंडिया में भी देखने को मिला, जिसमें क्या हुआ कि पुर्तगाल ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज स्वरूप दे दिया, जिसे बाद में ब्रिटेन ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक कर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए दे दिया। ठीक है। फिर 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानीति, कालीकट
तथा गोविंदपुरी, सुतानीति, कालीकट तथा गोविंदपुरी, ये तीन गांव की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। बाद में यही स्थान को कलकत्ता नगर के नाम से जाना गया, जिसकी नींव किसने रखी थी? जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1717 ईस्वी में जॉन सरमन मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में आया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियर द्वारा एक मैग्ना कार्टा प्राप्त हुआ, जिसमें उन्हें यह ऑफर दिया गया कि उनसे मतलब कि खुश होकर उन्हें 3000 रुपये वार्षिक कर देकर बंगाल, 10,000 रुपये वार्षिक कर लेकर सूरत तथा इसके साथ साथ मुंबई में जो सिक्के जारी होते थे उसे पूरे भारत में, ऑल इंडिया में चलाने का इन्हें अधिकार दे दिया गया। तो फर्रुखसियर के द्वारा इन्हें एक तरह से कहिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मैग्ना कार्टा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा कि कौन से मुगल शासक के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा प्राप्त हुआ था? तो ये फर्रुखसियर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी में फोर्ट लुई, कलकत्ता में फोर्ट विलियम और मद्रास में सेंट जॉर्ज किला बनवाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से इसके बाद फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में यहाँ पे आते हैं, जो कि उन्हें लुई 14वां के द्वारा फ्रांसीसी कंपनी को भारत में व्यापार करने का एक अधिकार मिल जाता है, और इसके अंतर्गत वे इसी क्रम में सबसे पहले 1668 ईस्वी में अपना पहली व्यापारिक कोठी खोलते हैं। कहाँ पे? सूरत में। ठीक है, सूरत में वो अपना पहले व्यापारिक कोठी खोलते हैं। उसके बाद 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टम में वो दूसरी फैक्ट्री खोलते हैं। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मॉर्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। ठीक है, 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मॉर्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो ये 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मॉर्टिन ने की थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में हम जानते हैं कि पहला युद्ध हुआ था, पहला कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक हुआ, जो कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित हुआ, जिसे ई ला सापल की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। ई ला सापल की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। संधि समाप्त कब हुई? संधि कब हुई? 54 में। जिस वर्ष युद्ध समाप्त हुआ उस वर्ष संधि भी हुई, जिसके द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि के द्वारा समाप्त हुआ ई ला सापल की संधि के द्वारा। फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ, जो कि 1749 से 1754 ईस्वी तक। ठीक है, ये 5 वर्ष। दूसरा युद्ध कितने वर्ष चला? 5 वर्ष तक। ठीक है, 5 वर्ष तक चला। इसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और पौंडीचेरी की संधि के साथ युद्ध की समाप्ति हुई। ठीक है, ये संधि याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले ये दूसरा कर्नाटक युद्ध किस में भी हुई? डुप्ले की इसमें हार हो गई, जिसमें फ्रांस से पौंडीचेरी की संधि के साथ युद्ध की समाप्ति हुई। ठीक है, पहली संधि ई ला सापल की संधि के द्वारा हुई। पहला कर्नाटक युद्ध जो था वो ई ला सापल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध पौंडीचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो कि 1756 से 1763, ठीक है, 1756 से 1763 ईस्वी, यानी 7 वर्ष तक चला। ठीक है, 7 वर्ष तक चला। इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक तरह से अंश है ये, जिसे पेरिस की संधि के साथ समाप्त किया गया। पेरिस की संधि के साथ इसे समाप्त किया गया। फिर 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई हुई। किसके नेतृत्व में? सर आयरकूट।
सर आइटकुट के नेतृत्व में वॉन्डिवॉस की लड़ाई हुई, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह से पराजित हुए और इसी युद्ध में फ्रांसीसियों का भारत से पतन हो गया। आगे वो यहाँ पर टिक नहीं पाए। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि में अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर बाकी सभी प्रदेशों को उन्हें लौटा दिया। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा और कर्नाटक युद्ध के बारे में भी पढ़ा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।